हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बहुविकल्पी जो प्रश्न चैप्टर 3 के पढ़ रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उनको उठाया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई देगा सामने। ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 से आज स्टार्ट होगा कंटिन्यूअस। कल हमने बता दिया था आपको 1 से 10 तक, तो आज इसमें वो क्वेश्चन लिए गए जो थोड़ा ट्रेंड में है, जो कि पूछे जा चुके हैं एग्जाम बोर्ड में। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से आज 30 तक हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद क्लास जो होगी आप लोगों की वो लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे, 4 नंबर और 6 नंबर वाले, वो भी टॉपिक वाइज चलेंगे, यानी जो भी टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, वहां से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। कहा गया कि यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान होगा, यानी क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, ये दिया गया क्वेश्चन। तो यदि 2x, क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने, देख लीजिएगा, 2x + 3y = 13, इसमें आपको x का मान दिया गया है कि 2 है, ठीक है, और y की संगत मान पूछ रहा है कि y का मान क्या होने वाला है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 1 2 3 और 4। इसमें y का मान बताइए, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस आपको x का वैल्यू दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, रख देंगे, तो y का मान पता चल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2 × 2 + 3y = 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4 + 3y = 13। इसको इधर रिप्लेस कर देंगे, ये प्लस साइन है, इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो 3y = 13 - 4, यहां से माइनस कर लेंगे इसे, कितना आ जाएगा, 13 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आएगा 9। 3 से कैंसिल कर देखिए, y में 3 का मल्टीप्लाई है, तो y = क्या हो जाएगा 9/3, 3 3 9, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। यानी ऑप्शन नंबर कौन आप सभी का सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। बोला गया है 21 में ऐसा क्या गया है कि दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। कहा गया है दो रैखिक समीकरण हैं, यदि अनुपात दिया जाए, यदि a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो, c1/c2, तो जब अनुपात a1 का a2 से, b1 का b2 से, c1 का c2 से हम लोग निकालते हैं, तो जब इक्वल्स हो जाते हैं तो वो किसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन रेखाएं समांतर हैं, इसको प्रदर्शित कर रही हैं, या फिर रेखाएं समपाती हैं, ठीक है, एक दूसरे पर लाई करें, ऐसा कर रहा है। तीसरे में कह रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी सा। क्या करना है, कोई भी दो समीकरण दिए गए हैं वो इस प्रकार के व्यापक रूप में, तो a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये देखिए क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण आपके क्या है, युग्म है। अब हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना इनकी करती हैं, तो अनुपात की तुलना जब करते हैं आप तो क्या हो जाएगा a1/a2 और b1/b2 और क्या c1 का c2 से। अगर यदि आपका a1/a2 इक्वल्स टू हो जाए b1/b2 = c1/c2, यदि ऐसा हो जाता है कि तीनों ही अनुपात आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं, बराबर होते हैं, तो आप कहते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। हल तो पूछा गया है कि जैसे अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, हम लोग ऐसा जानते हैं, लेकिन किस रेखा को प्रदर्शित करेगा, ये इस रेखा को प्रदर्शित करेगा कि यदि ग्राफ के थ्रू की एक रेखा है, इसी पर एक अन्य रेखा अगर आकर क्या होती है, स्थित हो जाती है, तो इन रेखाओं को आप कहते हैं
संपाती रेखा। संपाती रेखा यानी एक रेखा के ऊपर एक अन्य रेखा के स्थित हो जाएगी, तो यानी इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे हल आपको दिखाई देंगे। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस पे लाई कर रहे हैं, इस पे स्थित होंगे, इसका मतलब यह है कि इसके बहुत सारे हल होंगे। तो कहा जाता है कि यदि रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती है। रेखाएं क्या होती है, अगर संपाती होती है तो इसके लिए रैखिक समीकरण का युग्म क्या माना जाता है, अनेक हल माना जाता है। तो वो पूछ रहा है कि किस रेखा को ये प्रदर्शित करेगा, ये रैखिक समीकरण युग्म। तो हमने अनुपात की तुलना किया, अगर सभी अनुपात बराबर आएंगे तो ये संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा। अगर हल पूछता तो हम कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आप लोगों का है कि रेखाएं समांतर हैं, बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रेखाएं संपाती है। हाँ, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा। आप लोगों को बेसिक क्लास में भी ये बताया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर आप सभी का जो 22 रहने वाला है, उसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ऐसा कहा गया कि दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, यानी पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में दिए गए हैं। बोला है उनका हल बताइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहां हम दिखाते हैं इसका सोल्यूशन। इसका हल कैसे होगा, दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगला जो समीकरण दिया है x माइनस वाई इक्वल टू है 4, ठीक है। तो इनके लिए कहा क्या गया है कि इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा यानी क्या होगा, कुल मिला के आपको बोल रहा है कि आप जो है x और y का मान बता दीजिए क्या होने वाला है। ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, इसको अगला इक्वेशन मान लेंगे। कोई भी दो क्वेश्चन एक बार, हाँ ठीक है, यही है। अगर ऐसे दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि इसको हल कीजिए, हल करने का मतलब x और y का मान बताइए। अगर आपसे ऐसा कर रहा है तो आपको ये बीजगणित विधि में जब हमने बताया था रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, तो इसमें दो विधियां बताई गई थी। एक तो बीजगणित विधि, और हम लोग को बीजगणित विधि ही कवर करना है, ठीक है तो ग्राफी विधि, लेकिन इस सिलेबस से यूपी बोर्ड में आप लोगों का नए सिलेबस के अनुसार वो खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी हटा दिया गया है। तो बीजगणित विधि में हम लोग तीन विधि देखते थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। यहाँ वज्रगुणन विधि में भी हटा दिया है, यानी वज्रगुणन विधि जो है, वज्रगुणन खंड विधि, उसको भी वो हटा दिया है। तो हम लोग कोई दो विधि का उपयोग करेंगे, यानी या तो प्रतिस्थापन लगाएं आप, या तो विलोपन लगा दें, कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने बताया था कि अगर ऐसे इक्वेशन आएंगे तो आप सबसे सही तरीका आप लोगों का हल करने क्या होता है, विलोपन, इजी से आंसर रहता है, आसानी से, ठीक है। तो क्या करेंगे, हल करने के लिए हमने क्या बताया था, अगर आप विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, चलिए बल्कि हम यहाँ नोट भी कर रहे हैं कि हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विलोपन विधि, ठीक है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या चीज का ध्यान रखना होता है आपको, एक तो हमने बताया था अगली क्लास में भी, इससे पहले भी क्लास में हमने बताया था कि गुणांक सेम होना चाहिए जिस चर को गायब करते हैं। किसी इसमें क्या करते हैं, किसी एक चर को गायब करते हैं, जिस चर को गायब करते हैं उनका गुणांक जो है कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है। दूसरा, जब गुणांक उनके सेम हो जाएंगी तो उसके साथ साथ उनके चिन्ह, ठीक है, चिन्ह विपरीत हो जाए। चिन्ह विपरीत होने का मतलब यह है कि एक प्लस चिन्ह हो तो दूसरा माइनस। तो देखिए यहां पे ऑलरेडी, जैसे यहां पे y देखिए, y का गुणांक 1 है पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, -1 है, और इनका चिन्ह भी क्या है, विपरीत है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही गायब हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, इनको आपस में जोड़ देंगे, यानी आप बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे, क्या लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 और आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ऐड कर रहे हैं, ये देखिए हो जाएगा आपका कैंसिल। तो x और x मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस है तो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 14। x में 2 का मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 14/2 कट कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा 60, 2 सत्ते हो जाएगा 14। तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, जब x का मान आपका आ गया तो यही x का मान उठा के किसी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट में रख देते हैं, लिख दे रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने
पर। जो आपका x का मान है वो उठा के किसमें रख दीजिए, एक में आप दो में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x में रखने पर, x में रखिए कहां पे, जहां x है उसके जगह पे कितना रखेंगे 7, तो जाएगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 7 को भेज देंगे उधर, प्लस साइन है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 7। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और ये पूछा गया है इस समीकरण का क्या हल होगा, तो ऑप्शन लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें हम लोगों का ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन इसमें हम लोगों का है बी, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, 23 का बी ऑप्शन सही है यहां भी। ठीक है, 24 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए। बोला गया है ऐसा कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन इसी में दिया गया है कि 4x प्लस ky इक्वल टू 10, 4x प्लस ky इक्वल टू 10। क्या बोला गया है, कह रहा है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो k का मान बताइए। तो k का मान बताइए। जब कहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, दो रैखिक समीकरण युग्म देंगे और आपसे कहे कि इनके क्या है, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप क्या कहेंगे। और आपसे पूछ रहा है क्या, जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, तो हमें क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे यहाँ पे। तो अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं, ठीक है, x के गुणांक का आपस में तुलना करेंगे, y के गुणांक का और अचर पद के गुणांक का। तो ऐसे करते हैं, इस समीकरण की तुलना, पहला समीकरण है इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लीजिए एक समीकरण 1 है, इसको मान लीजिए समीकरण क्या है 2 है। तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 की तुलना डायरेक्ट यहां दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, अच्छा यहां पे करेंगे तो आपको a1 का मान कितना आ जाएगा, देखिए x का गुणांक a1 है, समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 2 है, तो यानी a1 का मान हो जाएगा 2। b1 का गुणांक इसमें देखिए व्यापक रूप में y का गुणांक b1 है, इसमें y का गुणांक 3 है, यानी b1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3। अचर पद देखिए c1 है, तो इसमें अचर पद क्या है 5 है। ठीक है, तो c1 का जो मान हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, इसको देखो इधर आप लेके जाएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा -5, तो c1 का मान कितना हो जाएगा -5। इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसी प्रकार आप लोग करना है दूसरे समीकरण की तुलना, जिससे आपको दूसरे समीकरण का जो a1 a2 मतलब a1 और a1 का क्या a1 b1 c1 दूसरे समीकरण है, तो इसकी व्यापक से करेंगे, व्यापक समीकरण से। तो व्यापक समीकरण इसके लिए क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार समीकरण 2 ऐसे लिख रहे हैं, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है इसकी तुलना आप इससे करेंगे, तो यहां से हमको a2 का मान पता चलेगा, b2 का मान पता चलेगा और c2 का। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब a2 b2 c2 का मान पता चल जाएगा तो a1 का a2 से अनुपात निकालेंगे, b1 का b2 से अनुपात निकालेंगे, c1 का c2 से। फिर देखेंगे उसका जब कंडीशन कर रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो वहां से k का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पहले a2 b2 c2 का मान निकालिए, देखिए x का गुणांक इसमें क्या है a2 है, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 4 है, यानी a2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार y का गुणांक इसमें b2 है, इसमें y का गुणांक क्या है k है, तो k का मान कितना हो जाएगा आपका, यानी b2 का जो मान है वो हो जाएगा k। अचर पद c2 है, तो इसमें अचर पद क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी -10 है। आपको a1 b1 c1 का मान पता चल गया, a2 b2 c2 का मान पता चल गया, इनकी तुलना कर लीजिए a1 का a2 से, b1 का b2 से, c1 का c2 से। तो चलिए a1 बाई a2 ज्ञात कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, तुलना करिए, कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका मान क्या आ गया a1 और a2 का
वो आ गया 1/2। इसी प्रकार B1 का B2 से अनुपात निकाल लीजिए। तो B1 का कितना मान है 3, अब B2 का कितना है K, ये B1/B2 आ गया। इसी प्रकार C1/C2, तो C1 कितना है -5 और C2 कितना है -10। 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। C1 और C2 का जो मान आएगा वो कितना आ गया 1/2। ठीक है, A1 और A2 का मान आया 1/2, B1/B2 का मान आया 3/K, C1/C2 का मान आया 1/2। अब हम लोग जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होता है, सबका अनुपात क्या होता है बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें बस वैल्यू रखिए, वैल्यू रख के हम क्या करेंगे बता देंगे कि कमान क्या आना। तो A1 A2 रखिए, तो A1 कितना आया है A1/A2 1/2, ठीक है। B1/B2 कितना आया है 3/K, C1/C2 कितना आया है 1/2। ठीक है, कोई भी दो को आपस में आप बराबर करके की कमान निकाल लीजिए। तो चलिए हम इन दोनों को पढ़ ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3 क्या कर सकते हैं K। ठीक है, गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इधर आ जाएगा K और 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। K का मान क्या हो जाएगा 6। इन दोनों को भी लेके आपस में निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, या फिर आप इन दोनों को लेकर भी कर सकते हैं, यानी 3/K इक्वल टू 1/2। यहाँ भी आप तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिर्यक गुणा, ठीक है। तो 3 का 2 में तो 6 और K का 1 में तो K, यानी K बराबर यहाँ भी क्या आ जाता है 6। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए K का जो मान है वो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, K का मान क्या आ जाएगा 6। देखिए हमने तुलना करके यहाँ वैल्यू निकाला है A1 B1 C1 का, A2 B2 C2 का। आप डायरेक्ट ही अगर आप समझ गए हैं, जानते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से A1 का मान हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा, C1 का मान हो जाएगा, A2 का मान ये हो जाएगा, C2 का मान हो जाएगा B2 का, और ये C2 का हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने बता दिया, कुछ लोगों को थोड़ा समस्या होता है इसलिए हमने तुलना करके दिखा दिया, बता दिया। ठीक है, फिर उनकी तुलना कर लीजिए, A1 A2 का, B1 B2 का, C1 C2 का। फिर अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन आप जानते हो, बस उसमें रखें और वैल्यू आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर शायद इसमें लास्ट है आपका। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मतलब कि हाँ डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण दिए हैं, युगपत समीकरण बोला, यानी रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहा है। दो समीकरण दिए हैं, बोला है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए लैम्डा का मान क्या होगा। यहां कुछ वैसा ही कंडीशन वाला, अनुपातों की तुलना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो समीकरण देखिए, ये है सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, x + 2y इक्वल टू कितना है 70। ठीक है, उसके बाद दूसरा है समीकरण 2x + λy, ठीक है, इक्वल टू आपका कितना है 35 है। ठीक है, कहा गया है कोई हल नहीं है, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो आपको बताना है कि इसमें जो ये लैम्डा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आता है। अब हम लोग जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन। तो पहली बात है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए, इसको इस साइड कर दीजिए व्यापक रूप में। तो क्या हो जाएगा x + 2y - 70 = 0। ठीक है, यहां भी इसको भी 2x + λy, इसको भी इधर करेंगे तो -35 = 0। यहां से A1 B1 C1 का मान निकाल लीजिए। x का गुणांक A1 हो जाएगा, तो A1 का मान 1, कुछ नहीं है गुणांक तो 1 रहेगा ही। y का गुणांक 2, यानी B1 होता है, B1 = 2 और C1 ये अचर पद है, C1 का मान कितना आ गया -70। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखिए A2 का मान क्या हो जाएगा 2 और B2 का मान क्या हो जाएगा आपका है लैम्डा, और C2 का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -35। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए
अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से नहीं बोल रहा है, सॉरी, कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो उसका कैसे बताते हैं कि कोई रैखिक समीकरण युग्म कोई हल नहीं हो रहा है, उसके लिए अनुपात की तुलना क्या होता है, तुलना करके बताते हैं, ये बताते हैं यदि आपका a1 by a2 और b1 by b2 या बराबर न हो इसके c1 by c2 के, तो आप कहते हैं इस प्रकार अगर कोई अनुपात आया a1 का a2 का अनुपात और b1 का b2 से अनुपात अगर बराबर है लेकिन यह बराबर ना हो c1 by c2 के, तो आप कहते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। तो इसके लिए आपको बताना है लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्या करिए यहाँ पे ये लिखा लीजिए कि a1 by a2 बराबर कर दीजिएगा b1 by b2, इस पे वैल्यू रखिए और पता चल जाएगा कि लैम्डा का मान क्या आएगा। a1 by a2 करिए, यानी a1 का मान है a2 का मान है, तो कितना आ जाएगा, a1 का मान 1 और a2 का मान कितना है 2 है, उसके बाद b1 by b2, तो b1 कितना है देखिए 2 है और b2 लैम्डा है, ठीक है, यहाँ एक पीरियड गुणा कर दीजिए इसका 2 में और इसका 1 में, तो लैम्डा का 1 में गुणा करेंगे तो लैम्डा इधर 2 दूना आपका कितना हो जाएगा 4, यानी आपका वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू आने वाली है 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 है जिसका आंसर क्या है 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का 4, यानी डी ऑप्शन, लैम्डा का मान कितना है 4 आया जो कि डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नंबर 26 में हम सभी से क्या कर रहा है, देखिए सामने आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, संख्याएं होंगी, वह संख्या क्या होगी, ऐसा बोला है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया गया है, 8 और 2 दिए गए हैं क्रमशः, तो वह संख्याएं क्या होंगी ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो मान लेंगे दो संख्या अगर हमको मालूम नहीं है, उसमें योग दिया गया 8 है, अंतर दिया गया 2 है, तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या, इसको हल करने का तरीका देखिए, मान लेंगे कि माना पहली संख्या, पहले दोनों संख्याएं मानिए, ठीक है, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या मान लीजिए आप y, क्योंकि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़े हैं तो x और y के रूप में मानिए, दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी y, ठीक है जी, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, क्या करना है, योग दिया है दोनों का और अंतर भी दिया है दोनों का प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तो संख्याओं का योगफल, योगफल यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना r दिया गया है, इसको मान लीजिएगा बल्कि एक समीकरण, और दूसरा अंतर दिया गया है दोनों का ही, यानी x माइनस वाई मान लीजिए, ठीक है, अंतर का मतलब ही है, तो क्या हो जाएगा वो 2 दिया है, इसको आप समीकरण 2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हल कर दिए डायरेक्ट, अब इसको हल करना है तो हल करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करोगे, डायरेक्ट इसका विलोपन विधि लगाइए, काम खत्म हो जाएगा, यहीं पे ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा कैंसिल, x और x मिलके 2x, 8 और 2 इन दोनों को ऐड करने कितना हो जाएगा 10, x में 2 का मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, यहीं पे डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, 2 कम 2, 2 पचे 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान 5 आ गया, y का मान निकाल लीजिए, तो यही x का मान उठाइए और समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दीजिए, किसी में रख सकते हो, चलिए हम 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा x की जगह 5, ये 5 प्लस y इक्वल टू 8, 5 को उधर भेजिए, प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 में से 5 घटा दीजिए 3 आ जाएगा, ठीक है, x का मान आया 5, y का मान कितना आया 3, और बोला है कि वही संख्या बताइए, तो संख्या हम लोग की आ गई सॉरी, इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन है सेकेंड, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही दिख रहा है, ठीक, डी है ना, हाँ। 27 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में ऐसा बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, एक संख्या
दूसरी की दोगुनी है। पहले तो क्वेश्चंस का मतलब देखिए समझ में आना चाहिए। और लास्ट में बोला क्या है कि तो इसमें वे संख्याएं क्या है, वे संख्याएं क्रमशः क्या है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पढ़ लीजिए एक बार। बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है यानी 24 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो वे संख्याएं क्या है, ऐसा बोला ज्ञात करनी है। तो उसमें बोला है एक चीज, तो बोला है दो संख्याओं का योगफल दिया है 24 है, लेकिन उसने ऐसा बोला है अगले शर्त में कि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। मतलब एक संख्या का मतलब उसका यह है कि पहली संख्या दूसरी की क्या है, दोगुनी है। तो पहले मान लीजिए पहली क्या है दूसरी क्या है, एक्स और वाई के रूप में मानेंगे। तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ऐसा हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार अगर आप चलते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है, या प्रथम शर्तानुसार बोल सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे हाँ इस टाइप से करना होता है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। प्रथम शर्त में बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, दोनों संख्याएं मान ली है पहली और दूसरी, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, यह आपको दिया गया है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और दूसरे समीकरण में क्या क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त के अनुसार आप सभी से क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। यह है पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो आपकी दूसरी की दोगुनी है, ऐसा बोला है, ठीक है। जो पहली संख्या है वो दूसरी क्या है, दोगुनी है। तो पहली संख्या माने यहाँ पे आप x रख दीजिए, दो गुणे दूसरी संख्या क्या माने आप y रख दीजिए, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। इसको आप बल्कि समीकरण नंबर 2 का नाम दे सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यही x का मान उठाइए और यहां पे रख दीजिए, जिससे क्या होगा y का मान आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि x का मान, या ऐसे लिख दीजिए कि x बराबर 2y समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। x की जगह पे आप रखिएगा 2y, तो यहां हो जाएगा 2y और प्लस y इक्वल टू 24 ऐड कर लीजिए दोनों को, तो 3y इक्वल टू 24। देखिए y में 3 का क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/3, कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 बटे 24, y का मान कितना आ जाएगा 8, y का मान क्या आ गया 8। अब क्या करेंगे, यही y का मान उठा के किसमें रख दें, अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख दें तो डायरेक्ट हम लोग को किसका मान पता चल जाएगा, x का मान पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखना ज्यादा इजी है, वैसे तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको डायरेक्ट ही x का मान दिख जाएगा। तो y की जगह पे कितना रख देंगे 8, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखना है, y की जगह पे 8 रख दीजिए, तो x बराबर 2 गुणे कितना 8, x का मान कितना निकल के आएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो x का मान कितना आया 16 और y का मान कितना आया 8, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर है, देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि 27 का पहला ही ऑप्शन सही है, x का मान आया है 16 और y का मान आया है 8, ए इसका आंसर होगा। 28 में क्या बोला गया है, 28 में हम सभी से ऐसा करा है कि n के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और m के किस मान के लिए बोला है कि वह अद्वितीय हल है, यानी n का मान बताना है, अद्वितीय हल का कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां हम क्वेश्चन को राइट कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको सामने दिखा है 28, समीकरण दिया है x माइनस
2i इक्वल टू है 3, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस my इक्वल टू 1 है, ये दिया गया है, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। बोला है कि इस रैखिक समीकरण युग्म m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए m का मान बताना है। तो इसको भी हमने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को भी, ठीक है। कंडीशन याद होना जरूरी है अनुपातों की तुलना करके बताने के लिए। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको पहले व्यापक रूप में लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कर देंगे इधर y प्लस में, इधर आएगा 2 माइनस, यानी x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको भी तो यहां से क्या करेंगे, मान निकालेंगे a1 b1 c1 का, इस यहां से भी 3x प्लस my, इसको इधर करेंगे प्लस, इधर आएगा माइनस, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को मान निकालेंगे डायरेक्ट। तो a1 का मान क्या आएगा, x का गुणांक, a1 यानी x का गुणांक, x का गुणांक कुछ है, कुछ नहीं है, तो एक a1। यहाँ पे y का गुणांक क्या होता है, b1 पहले समीकरण में, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, -2। c1 का मान इसमें क्या है, अचर पद 0। अब इस समीकरण में देखिए, तो a1 b1 c1 आ गया, तो इसमें a2 b2 c2, तो a2 का मान कितना आ गया, a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान क्या हो जाएगा m, और c2 का मान अचर पद -1। आप क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 1/3, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, तो 1/3। इसी प्रकार b1 बाई b2 तो क्या हो जाएगा -2/m, फिर c1 बाई c2, c1 कितना है, c1 हम लोगों को कुछ दिख रहा है, तो c1 में देखिए यहाँ पे -3 है, -3 लिखिए भैया, -3, तो -3 बाई -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, c1 बाई c2 3/1 यानी 3, ठीक है। तो देखिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए हम लोगों को जो कंडीशन होता है वो ये होना चाहिए कि a1 बाई a2 यह बराबर ना हो, सॉरी b1 बाई b2 के, और यह बराबर हो किसके, c1 बाई c2। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, यही पता चल जाएगा, ठीक है। तो रख दीजिए वैल्यू और चेक कर लेंगे कि क्या इसका आंसर आने वाला है। तो सॉल्व करिए, यहीं पे रख देते हैं a1 बाई a2, a1 का वैल्यू कितना है, a1 का मान है a1 बाई a2 1/3, 1/3 यह बराबर नहीं है इसके b1 बाई b2, इन दोनों में रख दीजिए, -2/m, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, m इज नॉट इक्वल टू 3 दूना 6 -6, कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, कैसे करना है। a1 का a2 से अनुपात वो बराबर नहीं है b1 की b2 के अनुपात से, इसलिए अनुपात रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, m इज नॉट इक्वल टू -6। इसका मतलब क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल के लिए m बराबर नहीं है -6, यानी m का मान जो है -6 के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। 29 नंबर देखिए, हल करना है। इक्वेशन दिए गए हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 3, कहा गया है इसका हल क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, 3 नहीं यहाँ पे 2 है, डायरेक्ट हल करते हैं। तो चलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, और इसको इसी के नीचे लिखिए, इसको बल्कि एक समीकरण का नाम दे दीजिएगा, इसी के नीचे ये लिख दीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर अगला सेकंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हल करने की दो विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन का स्पेशली यूज करना है। तो सबसे सही तरीका हम लोग क्या करेंगे यूज करने के लिए, विलोपन विधि का। विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, किसी एक चर का गुणांक सेम करना होता है और उनके गुणांक का चिन्ह विपरीत होना चाहिए, उसके बाद वो चर गायब हो जाएगा, अगला चर अच्छे से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है।
जो चर आता है फिर वही उठाकर किसी समीकरण में रख देते हैं, वो अगला आ जाएगा। तो क्या होगा, किसी एक चर के गुणांक को सेम करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए y के गुणांक को सेम करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे घटाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए हम क्या करें, अगर समीकरण एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण, देखो समीकरण एक में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ होता है, तो इसमें करेंगे 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6y और 18 दूना 36 हो जाएगा। यानी y का गुणांक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। अच्छा, अब इसके y के गुणांक को भी हमको 6 बनाना है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इस समीकरण में 3 से गुणा कर दे तो बन जाएगा। यानी यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करिए, तो समीकरण एक में 2 से कर रहे हैं तो करिए दोनों तरफ। देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस 3 दूना, यहाँ 2 दूना, हाँ 2 3 6y प्लस बराबर है 18 दूना 36। 2 का गुणा किया है दोनों तरफ, तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y 18 दूना 36। इसको आप चाहेंगे तो अगले समीकरण का नाम दे सकते हैं, यह समीकरण नंबर अगला है, ठीक है। इसके बाद 3 का गुणा दोनों तरफ, तो इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 3x, फिर 3 का इसमें करेंगे 3 दूना 6y अब बराबर यहां भी 3 दूना 6। समीकरण नंबर अगला हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2, मतलब ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख सकते हो। तो जोड़िए, फिर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 36 और 3x माइनस 6y इक्वल टू कितना, 6। जोड़ो डायरेक्ट, चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, एक स्टेप से बच जाएंगे, लेकिन लिखना है इसलिए हमने बता दिया। ये कैंसिल हो गया, 4x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा, 7x बराबर ये कितना हो जाएगा, 36 और 6 42 हो जाएगा, ठीक है। कट कर दीजिए, x में 7 का गुणा इधर आएगा तो भाग, डायरेक्ट कर दीजिए, 7 6 42, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 6। ये x का मान आ गया। अब यही x का मान उठाइए किसी समीकरण में रख दीजिए, आपकी इच्छा करा इसमें रख दीजिए, आपकी इच्छा करा इसमें रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, ठीक है। किसी में रखेंगे आपका x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, चलिए हम इसमें रख देते हैं, इन दोनों में गुणा कर लिया तो हम इसमें रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान समीकरण 3 में ना, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखना है किसकी जगह पे, x की जगह पे, जहां x है वहां पे 6 रखना है। तो रखिए, तो 4 गुणे 6 प्लस 6y बराबर 36, 4 6 24 प्लस 6y, इधर आपका 36, 24 को भेज देंगे उधर, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 36 प्लस में है उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 24, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू 6 में से 4 तो हो जाएगा आपका 2, उसके बाद 3 में से 2 क्या आएगा, 1, कैंसिल करिए। देखिए 6 में y का गुणा इधर आएगा तो भाग, 6 गुना हो जाएगा 12, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आपका, यानी x का मान आ रहा है 6 और y का मान क्या आ गया, y का मान क्या आ गया, 6 आ गया, मतलब x का मान, सॉरी x का मान 6 और y का मान 2। जांच करने के लिए आप जांच भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बस वैल्यू रख लीजिए, जांच करने के लिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो जांच करने के लिए आप कर भी सकते हो जांच। लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, अगर राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो सही, रख के चेक कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, x की जगह पे 6, तो 2 गुणे x का मान 6 प्लस y की जगह पे कितना 2 आया है तो रख दीजिए, 2 गुणे y का मान 2 कितना हो जाएगा, देखो 6 दूना हो जाएगा आपका 12 प्लस 2 दूना 6 दूना 12 और 2 दूना कितना, अच्छा 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है भैया, 3 दूना 6, तो देखिए कितना हो जा रहा है 18 हो जा रहा है, मतलब इसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो आपका मतलब सही है x और y की वैल्यू, है ना। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड साइड में भी रख के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रख के चेक कर सकते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, यानी 2 आ जाना चाहिए तो आएगा,
अगर यहाँ 6 रख दे x का मान और यहाँ पे y की जगह पे 2, तो 2 दूना 4, 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, यानी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 29 था भाई, ये तो 28 तो बता चुके हैं ना, 29 था ये। तो इसका ऑप्शन है पहला ही सही है, x का मान आया है 6, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इसमें कहा गया है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई इक्वल टू 1, दूसरा समीकरण आपका दिया गया है के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, ये दिया गया है। और हम लोगों से बोल क्या रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए। यह है x प्लस के वाई इक्वल टू 1 तथा दूसरा समीकरण है के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। किसके लिए बोल रहा है? के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अनेक हल कर रहा है ना, देख लीजिए, अनेक हल बोल रहा है। ठीक है, तो अनेक हल के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए, हमने बताया है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यहां से वैल्यू आप निकालिए, क्या हो जाएगा। इसको अगर व्यापक रूप में लिखने का तो लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बल्कि लिख दीजिए, चलिए ये x प्लस के वाई, 1 को इधर करिए, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए, तो के एक्स प्लस वाई इधर करेंगे माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा, बल्कि ये समीकरण 2 करना चाहते तो कर सकते हैं, है ना। इसके बाद डायरेक्ट आप कुछ करना नहीं ज़्यादा, बस a1 b1 c1 का मान बता दीजिए, a2 b2 c2 का मान। समीकरण 1 से a1 b1 c1 आ जाएगा, समीकरण 2 से a2 b2 c2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का गुणांक a1, यानी a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा k, और c1 यानी अचर पद क्या हो जाएगा -1। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 b2 और c2 का मान आएगा। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है k है, यानी a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा k, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का गुणांक कुछ है, y का गुणांक क्या होता है b, यानी b2 है तो 1 है, और c2 अचर पद माइनस के स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। अगर a1 बाई a2 निकालेंगे, दिखा देते हैं, a1 बाई a2 अनुपात निकाल लिए तो 1 बाई k, और b1 बाई b2 क्या हो जाएगा k बाई 1, c1 बाई c2 ये आपका क्या हो जाएगा -1 बाई माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई के स्क्वायर, 1 बाई के स्क्वायर। किसका मान आया c1 बाई c2। अब हम लोग जानते हैं बिल्कुल अच्छे से कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अब के का मान पूछ रहा है, तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होता है भैया, अनेक हल के लिए कंडीशन यह होता है अपरिमित, यहां पे दिखा देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होता है, आप सभी को यह बताया गया था कि सभी अनुपात निकालेंगे a1 का a2 से, b1 का b2 से, c1 का c2 से, अगर इनके अनुपात बराबर हो जाए। ठीक है, a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 के, और यह बराबर हो जाए किसके c1 बाई c2 के। अगर ऐसा होता है कि तीनों का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दो अनुपात लेके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, a1 बाई a2 b1 बाई b2 करके निकाल सकते हैं, या b1 बाई b2 c1 बाई c2 करके निकाल सकते हैं, या फिर a1 का a2 से और c1 का c2 से याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए कोई भी लेकर निकाल देते हैं। तो a1 बाई a2 से करते हैं, तो a1 बाई a2 कितना आया है 1 बाई k इक्वल्स टू b1 बाई b2 क्या आया है k बाई 1। फिर ये गुणा कर लीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, एक का गुणा एक में तो एक ही आएगा, k का k में तो k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1। फिर क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है +-1 आता है ना, +-1 आता है, यानी यहाँ पे k के दो मान पॉसिबल है, एक प्लस और दूसरा माइनस।
देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, +1 दिया है, +-1 दिया है, और आपका दिया है -1 और 5। तो यहाँ पे जब प्लस भी दे दे और माइनस भी दे दे और प्लस माइनस भी साथ में दे दे तो ये ऑप्शन सही रहेगा आपका। यानी k इक्वल टू कितना आया, k इक्वल टू +-1, ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का है 20 में, ऑप्शन नंबर, हाँ देख लीजिए ऑप्शन बी आपको सामने दिख रहा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ बी इक्वल टू यानी k इक्वल टू +-1 बी। ठीक है, तो चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, टाइप वाइज क्वेश्चन जो 4 नंबर 6 नंबर में आते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद।